एक राष्ट्र आखिर होता क्या है? क्या ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है जिसकी कुछ सीमाएं हैं, या फिर इससे भी कुछ गहरा है? आज हम विनायक दामोदर सावरकर के विचारों की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसा नाम जिनके हिंदू राष्ट्र के विजन ने भारत की पहचान को लेकर चल रही बहस को हमेशा के लिए बदल दिया। हम सीधे उनके 1937 से 1942 के बीच दिए गए अध्यक्षीय भाषणों को देखेंगे, ताकि हम उनके तर्क को उन्हीं के शब्दों में बिना किसी लाग लपेट के समझ सकें। तो इस पूरी पड़ताल को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम उस दौर को समझेंगे, वो माहौल कैसा था जिसमें सावरकर अपनी बात रख रहे थे। फिर हम देखेंगे कि उन्हें कांग्रेस के राष्ट्रवाद से क्या दिक्कत थी, और यहीं से हम पहुंचेंगे उनके सबसे मशहूर और विवादास्पद विचार हिंदुत्व पर। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि उनका हिंदू राष्ट्र असल में दिखता कैसा और इसे हकीकत बनाने का उनका एक्शन प्लान क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। साल है 1930 के दशक का अंत। हवा में ना एक बेचैनी थी, एक क्रांति की आहट थी। भारत आज़ादी के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि दरवाजे के उस पार क्या है। और इसी वैचारिक महाभारत के बीच में खड़े थे विनायक दामोदर सावरकर, जो उस राष्ट्र के लिए एक बिल्कुल अलग नक्शा पेश कर रहे थे, जो अभी पैदा भी नहीं हुआ था। और देखिए, सावरकर ने इस बारे में कोई लाग लपेट नहीं रखी। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये भाषण उनके आंदोलन के मूलभूत पहलुओं को सामने रखने के लिए हैं। मतलब ये सिर्फ भाषण नहीं थे, ये एक तरह का मैनिफेस्टो था, एक नए भारत का ब्लूप्रिंट, जैसा वो उसे बनाना चाहते थे। तो सवाल यह है कि सावरकर की नज़र में असली प्रॉब्लम क्या थी। और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि ये सिर्फ अंग्रेज नहीं थे। उनका सबसे बड़ा निशाना थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रवाद को लेकर उसकी सोच। उनके लिए कांग्रेस का भारत का आइडिया एक खतरनाक छलावा था, एक ऐसी भूल जो उनके हिसाब से देश को ले डूबती। और यहीं पर सावरकर ने उस बहस की दुखती रग पर हाथ रख दिया। उन्होंने एक बुनियादी सवाल पूछा, क्या सिर्फ एक ही जमीन पर साथ रहने से लोगों का कोई समूह एक राष्ट्र बन जाता है? उनका जवाब था एक जोरदार नहीं, और इस एक नहीं ने कांग्रेस के पूरे विजन को सीधी चुनौती दे दी। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए एक घर है। कांग्रेस का कहना था कि भारत वो घर है, मतलब वो जमीन, और जो भी उस घर के अंदर रहता है वो भारतीय है। सिंपल। पर सावरकर ने कहा, नहीं, घर सिर्फ ईंट गारे से नहीं बनता, घर बनता है उसमें रहने वाले परिवार से। एक सच्चा राष्ट्र वो परिवार होता है जिसका खून, विश्वास और इतिहास एक हो। उनके लिए ज्योग्राफी से ज्यादा जरूरी थी हिस्ट्री और कल्चर। अपनी बात को वजन देने के लिए सावरकर ने यूरोप का उदाहरण दिया। उन्होंने सुडेटन जर्मन्स की बात की। ये वो लोग थे जो रहते तो चेकोस्लोवाकिया में थे, पर खुद को जर्मन मानते थे। सावरकर के लिए ये इस बात का सबूत था कि कल्चर और नस्ल के धागे जमीन की सरहदों से कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं। उनका पॉइंट सीधा था, खून पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है और मिट्टी से तो यकीनन ज्यादा। तो ठीक है, अगर कांग्रेस का आइडिया गलत था तो फिर सही क्या था? सावरकर का हल क्या था? उनका जवाब एक शब्द में था, एक ऐसा शब्द जो भारतीय राजनीति में हमेशा के लिए गूंजने वाला था, हिंदुत्व। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये उनकी पूरी फिलॉसफी का, उनकी पूरी सोच का केंद्र था। अब ये समझना बहुत बहुत जरूरी है, जब सावरकर हिंदुत्व कहते थे तो वो सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहे थे। इसे एक आइसबर्ग की तरह सोचिए। हिंदू धर्म यानी पूजा पाठ, रीति रिवाज, वो तो बस उस आइसबर्ग का ऊपरी हिस्सा है जो हमें पानी के ऊपर से दिखता है। लेकिन हिंदुत्व वो पूरा का पूरा आइसबर्ग है, वो साझा इतिहास, संस्कृति, नस्ल और जमीन जो सतह के नीचे छिपी है। ये एक नेशनल आइडेंटिटी थी, सिर्फ एक रिलीजियस बिलीफ नहीं। तो इससे सीधा सा सवाल ये उठता है कि अगर हिंदुत्व ही राष्ट्र है तो फिर इस राष्ट्र का हिस्सा कौन है, कौन हिंदू है? और सावरकर का जो जवाब था वो कोई किताबी बात नहीं थी। उसमें ये तय करने की ताकत थी कि कौन हम में है और कौन नहीं। और उनकी ये परिभाषा जितनी साफ थी उतनी ही विवादास्पद भी। सावरकर ने हिंदू होने के लिए 2 शर्तें रखीं, 2 कसौटियां। पहली थी पितृभूमि, यानी ये जमीन सिंधु से लेकर समंदर तक आपके पुरखों की जमीन हो, आपकी फादरलैंड। लेकिन ये काफी नहीं था, एक दूसरी शर्त भी थी, पुण्य भूमि। मतलब यही जमीन आपके धर्म की, आपकी आस्था की पवित्र भूमि भी होनी चाहिए, आपकी होली लैंड। और क्लू यह है कि दोनों शर्तें पूरी करनी होंगी, एक भी कम हुई तो बात नहीं बनेगी।
और यहीं पर यह परिभाषा एक लकीर खींच देती है। इस हिसाब से जैन, बौद्ध, सिख ये सब हिंदू थे, क्योंकि उनकी पितृभूमि और पुण्यभूमि दोनों भारत ही थी। लेकिन भारत में रहने वाले मुसलमान, ईसाई, यहूदी या पारसी सावरकर के तर्क के मुताबिक नहीं। क्यों? क्योंकि भले ही उनकी पितृभूमि भारत थी, लेकिन उनकी पुण्यभूमि, उनकी होली लैंड कहीं और थी, मक्का, यरूशलेम। और बस इसी एक फर्क ने सावरकर की नज़र में सारा खेल बदल दिया। तो अब सवाल ये है कि ये हिंदू राष्ट्र असल में दिखता कैसा? खासकर उन लाखों लोगों के लिए क्या जगह होती जिन्हें इस परिभाषा ने दायरे से बाहर कर दिया था? चलिए अब इसके पॉलिटिकल फ्रेमवर्क को समझते हैं कि यह जमीन पर कैसे काम करता। सावरकर के लिए मामला एकदम क्रिस्टल क्लियर था। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान में हिंदू ही राष्ट्र हैं। तो फिर मुसलमान और दूसरे अल्पसंख्यक कौन थे? उनके मुताबिक वो सिर्फ समुदाय थे। देखिए, ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं था। राष्ट्र और समुदाय के इस फर्क पर ही उनकी पूरी राजनीतिक इमारत टिकी थी। एक राष्ट्र है और बाकी सब उस राष्ट्र के भीतर रहने वाले समुदाय। और सावरकर ने इन समुदायों के बीच भी ग्रेडिंग कर रखी थी। पारसियों की उन्होंने तारीफ की, उन्हें वफादार और देशभक्त बताया। ईसाइयों को लेकर उन्होंने कहा कि वो राजनीतिक तर्क को समझने के लिए ज्यादा खुले हैं। लेकिन मुसलमानों के लिए उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। उन्होंने उन्हें एक खतरनाक और अलग मामला बताया। तो एक तरह से ये वफादारी और हिंदू राष्ट्र के लिए कथित खतरे के आधार पर बनी एक हायरार्की थी। तो क्या इसका मतलब ये था कि अल्पसंख्यकों के कोई अधिकार नहीं होंगे? सावरकर ने कहा, नहीं, अधिकार होंगे। उनके धर्म, संस्कृति और भाषा की रक्षा की जाएगी। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, ये सारे अधिकार कंडीशनल थे। शर्त थी हिंदू राष्ट्र के प्रति पूरी और बिना शर्त वफादारी। एक तरह से संदेश साफ था, वफादार रहिए, सुरक्षित रहिए। चलिए, फिलॉसफी तो हो गई, पर इसे जमीन पर कैसे उतारा जाए? एक विचार को हकीकत में कैसे बदला जाए? अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, सावरकर के एक्शन प्लान पर। उनका वो ब्लूप्रिंट जिसके जरिए वो हिंदू राष्ट्र के सपने को सच करना चाहते थे। उनका प्लान 3 हिस्सों में बटा था, सीधा और साफ। पहला, एक हो जाओ। उन्होंने हिंदुओं से कहा कि जाति और पंथ की दीवारें गिरा दो और सिर्फ एक हिंदू पहचान के नीचे एक हो जाओ, ताकि एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन सको। दूसरा, सैनिक बनो। उन्होंने हिंदुओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वो अपनी सैन्य ताकत फिर से हासिल कर सकें। और तीसरा, और सबसे जरूरी, सत्ता पर कब्जा करो। उन्होंने कहा कि सिर्फ हिंदू राष्ट्रवादी उम्मीदवारों को ही वोट दो, ताकि सरकार और कानून बनाने की ताकत हिंदुओं के हाथ में आ जाए। और इन सबका मकसद, द एंड गोल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था। इस पूरी कवायद का सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य था, एक स्वतंत्र और शक्तिशाली हिंदू राष्ट्र को फिर से स्थापित करना। सावरकर के लिए यह सिर्फ एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी, ये भारत की नियति को पूरा करने जैसा था। तो करीब 1 सदी बाद हम इन विचारों को कहाँ पाते हैं? ये सिर्फ इतिहास की बातें नहीं हैं, ये आज भी भारत में चल रही बहसों का, राजनीति का और समाज का एक अहम हिस्सा है। सवाल ये नहीं है कि क्या सावरकर की विरासत जिंदा है, सवाल ये है कि ये विरासत आज हमारे समय में पहचान, राष्ट्र और अपनेपन की परिभाषाओं को कैसे गढ़ रही है। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अपने तरीके से सोचना है।